So we'll go ahead with next topic, that is superposition of waves. इस चैप्टर का नाम भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। और अब अगला टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। तो अब तक हमने सिर्फ वेव्स के बेसिक देखे। मैंने ऐसे बेसिक्स सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड वी हैव सीन ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू अ वेव, जैसे व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वेलोसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमने देखा था व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, याद है? अ वेव व्हिच कंटिन्यूअसली ट्रैवल्स इन अ गिवन मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव वेव। फिर हमने देखा था व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। जब प्रोग्रेसिव वेव एक मीडियम में से पास होता है, प्रोपोगेट होता है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए हम उसको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। फिर हमने मैथमेटिकली प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन डिराइव किया था, एंड आई टोल्ड यू कि सारे फॉर्म तुम याद नहीं रख पाओगे, तो एक कोई भी याद रख लेना। तो यू कैन जस्ट रिमेंबर इट इज a sin 2 pi nt माइनस एक्स बाय लैम्डा, या फिर a sin just a minute, okay good, a sin 2 pi small t by capital T minus x by lambda। अगर बीच में x माइनस है, so if there is a negative sign in between, मतलब the wave is traveling towards positive x axis, और अगर बीच में प्लस है तो it is traveling towards negative x axis। तो यह था सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। गुड, नाउ वी विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो आपको वेव्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पता होगा, तो ही सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स समझ में आएगा, बिकॉज यू विल नीड टू डू मैथमेटिक्स हियर नाउ। सबसे पहले सुपरपोजिशन मतलब सुपर इम्पोजिशन। अब ये इम्पोज करना मतलब क्या? तो अगेन थोड़ा सा बेसिक से ही जाऊंगा। हमारे पास एक मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉ मीडियम हियर, अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो आई हैव अ रिजिड सपोर्ट, देन देयर इज अ स्ट्रिंग हियर। ये मीडियम है जिसमें से वेव पास होगा। जब तक हमने वेव को इससे प्रोपोगेट नहीं किया, ऑल द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर एट रेस्ट, और ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। व्हेन द वेव पासेस थ्रू दिस मीडियम, द पार्टिकल start oscillating, vibrating, start performing simple harmonic motion। हाँ, लेकिन बेसिक आइडिया इज दैट कि जब यहाँ से वेव पास होगा, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पार्टिकल डिस्प्लेस होंगे मतलब कोई पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा। सम विल बी स्टिल एट मीन, सम विल बी हियर, सम विल बी हियर, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कोई पार्टिकल कहीं पे गया मतलब डिस्प्लेस हुआ, कोई कहीं और डिस्प्लेस हो गया। तो अल्टीमेटली व्हेन द वेव पासेस थ्रू द मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम गेट डिस्प्लेस्ड। मतलब वेव का काम क्या है? पार्टिकल्स को क्या करना? डिस्प्लेस करना। वेरी गुड। अब नाउ इमेजिन एक की जगह पे दो वेव आ गए एक साथ एक ही मीडियम में। अब तक तुमने बोला कि एक वेव आया तो एक वेव ने पार्टिकल्स को डिस्प्लेस किया, और उसी टाइम पे उसी मीडियम में दूसरा वेव आ गया, तो क्या होगा? क्या होगा? सेकेंड वेव भी पार्टिकल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस। इसका मतलब पार्टिकल इज सेट इनटू टू डिस्प्लेसमेंट्स, मतलब इट इज सेट इनटू टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो सुपरपोजिशन मतलब सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है कि अगर एक की जगह पे दो वेव एक साथ एक मीडियम में आ गए, तो वो दोनों वेव्स का जो नेट इफेक्ट है दैट विल प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो इसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, देन ईच वेव बिहेव्स एज इफ द अदर इज एब्सेंट। तो पहला वेव आया, उसने ऐसा इमेजिन किया कि सेकेंड वेव एब्सेंट है, उसने पार्टिकल को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। और सेकेंड वेव ने भी पहले को इग्नोर कर दिया, तो सेकेंड वेव ने भी पहले पार्टिकल को क्या कर दिया? डिस्प्लेस, राइट? सो व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ आना चाहिए। ईच वेव बिहेव्स एज इफ द अदर इज एब्सेंट एंड सेट्स द पार्टिकल इनटू 2 SHM। अब 2 क्यों बोल रहा हूँ मैंने? 2 और मोर वेव बोला है
हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन 2 वेव के लिए ही करते हैं। 2 के लिए आप देखोगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैथ्स, 3 के लिए इट विल बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो हम लोग 2 ही वेव कंसिडर करेंगे। इसका मतलब द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज सेट इनटू हाउ मेनी motions? 2SHM. So the resultant displacement of the particle is the vector sum of displacement due to both the waves. So when two or more waves, मैं सिर्फ 2 ही लिखने वाला हूँ, तो when two or more waves, when two waves reach at a point of the medium simultaneously, then each wave behaves as if the other is absent, and sets the particle into SHM. Simple harmonic motion. Therefore, the particle is set into 2 SHMs. Simple harmonic motions. Therefore, the net displacement at any point is the vector sum. अभी वो नोट्स में मैंने एक जगह पे वेक्टर सम नहीं लिखा है, और अभी बता देता हूँ, इट इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बोथ द वेव्स, अब वेक्टर सम क्यों, यू हैव टू वेट फॉर अ मिनट, व्हाई वेक्टर सम? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये इंजीनियरिंग में भी लगने वाला है आपको। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में यही आएगा वापस से, इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको, आगे बताता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेव का काम है पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करना। एक वेव आया तो उसने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, उसी टाइम पे उसी जगह पे दूसरा वेव आया तो उसने पहले को इग्नोर करके उसने वापस से पार्टिकल को क्या किया, डिस्प्लेस किया। मतलब पार्टिकल इज सेट इनटू 2 SHMs, राइट? तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज अ वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बोथ द वेव्स। अब इसको इमेजिन कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, टू इमेजिन दिस यू कैन टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। मैं नॉर्मली स्ट्रिंग्स का ही केस लेता हूँ बिकॉज इमेजिन करना ईजी होता है। ट्रांसवर्स वेव को इमेजिन करना इट इज फार इजी कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो लेट्स से ये था मीडियम, इसमें थे पार्टिकल्स, पहला वेव आया, पहले वेव ने यहाँ पे पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर दिया। उसमें से मैं फिलहाल एक ही पार्टिकल की बात करता हूँ विच इज हियर। नाउ इमेजिन उसी टाइम पे उसी मीडियम में और एक वेव आया और दूसरे वेव का और पहले वेव का क्रेस्ट मैच हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, ट्रफ कोइंसाइड हो रहा है। तो पहले वेव ने पार्टिकल को कहाँ से, मीन से कहाँ तक लाया, यहाँ तक लाया। दूसरा वेव क्या करेगा? उसको और ऊपर लेके जाएगा, राइट? करेक्ट, गुड। लेकिन ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि हो सकता है एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप हो जाए। तो क्या होगा? पहले वेव ने इसको ऊपर लाया था, दूसरा इसको नीचे लेके आ रहा है, राइट? तो वेक्टर सम इसलिए बोलते हैं जो दो वेव्स आ रहे हैं, अगर उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ द टू, और अपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर सम। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर सम। और आगे जाके तुमको एक्चुअली वेक्टर्स ही यूज करने पड़ेंगे इंजीनियरिंग में। ये पूरा का पूरा जो तुम सीखोगे, इसका नेक्स्ट स्टेप है टू डू द डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। एनीवेज, तो ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, इस इफेक्ट का नाम है इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरेंस। द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड due to superposition of waves
is known as interference. Is known as interference. अभी इंटरफेरेंस होते हैं दो टाइप के, एक को बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक को बोलते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या है, वो जो मैंने तुमको अभी बताया था, अगर दो क्रस्ट कोइंसाइड हुए तो कंस्ट्रक्टिव बोलते हो, एक क्रस्ट और एक ट्रफ कोइंसाइड हो तो क्या बोलते हो, डिस्ट्रक्टिव। व्हाई सो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्ट? टू मेक समथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्ट? टू डिस्ट्रॉय समथिंग। अब इमेजिन मेरे पास दो वेव्स थे, आई हैव टू वेव्स, दिस इज वन वेव एंड समथिंग लाइक दिस आई हैव अनदर वेव। इमेजिन इस मीडियम में ये पहला वेव आया, इसने पार्टिकल के मीडियम को यहाँ से यहाँ पे लाया, और उसी टाइम पे दूसरा वेव आया, और दूसरे वेव का क्रेस्ट पहले के साथ कोइंसाइड हो गया। तो जो पार्टिकल है वो कहाँ गया, और ऊपर गया। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, इन दोनों वेव्स को ऐड करने के बाद जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड और भी ज़्यादा होगा, राइट। तो क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया ना, क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट। इसलिए तो क्या बोलते हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा फिर, डिस्ट्रक्टिव में इमेजिन यू हैव अ मीडियम, पहला वेव आया, उसने पार्टिकल को पॉजिटिव साइड पे डिस्प्लेस किया, एंड देन you have another wave, दूसरा वेव उसी पॉइंट पे उसी मीडियम में सेम टाइम पे पहुंच गया, लेकिन उसका क्रेस्ट नहीं ट्रफ पहुंचा। क्या होगा, जो पहले वेव का एम्पलीट्यूड है A1 और जो दूसरे का एम्पलीट्यूड है A2, ये दोनों क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। मतलब जो पार्टिकल है वो होगा समवेयर ओवर हियर। क्यों ऐसा, क्योंकि A2 का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, A1 इज लेस, तो A2 माइनस A1। तो यहाँ पे जो नया वेव बनेगा, इफ द न्यू वेव विच विल बी फॉर्म्ड हियर विल बी स्मॉलर इन एम्पलीट्यूड कंपेयर टू द बोथ इंटरफेरिंग वेव्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्ट हुआ। इसलिए क्या बोलते हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर दोनों इंटरफेरिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो गया, सेम A1 इक्वल टू A2, तो यहाँ पे तुमको वेव दिखने ही नहीं वाला है, बिकॉज पहले वेव के डिस्प्लेसमेंट ने दूसरे वेव के डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया, कैंसल आउट। अब इसको सिर्फ हमको इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स लिखना है। मैं साथ में तुमको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला भी लिख के दे दूंगा अभी के अभी, क्योंकि अगले चैप्टर में लगने ही वाला है, तो आज ही कर लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अदर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन था, व्हेन द क्रेस्ट ऑफ one wave coincides with the crest of another and the trough of one wave coincides with the trough of another, then the interference is said to be constructive. So when crest of one wave coincides, by the way crest और trough जब तुम बोलते हो तो कौन से वेव की बात हो रही है, ट्रांसवर्स। इंटरफेरेंस दोनों टाइप के वेव्स के लिए एप्लीकेबल होता है, इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर लॉन्गिट्यूडिनल। तो जब मैं क्रेस्ट बोल रहा हूँ तो मैं कंप्रेशन भी बोल सकता हूँ। सो व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव मतलब कंप्रेशन ऑफ वन वेव, क्रेस्ट ऑफ वन वेव मतलब कंप्रेशन ऑफ वन वेव coincides with crest of another wave, मतलब compression of another wave and trough. What is trough? Wave fraction, and trough coincides with trough. Trough of one wave coincides with trough of another, but the rare fraction of one wave coincides with the rare fraction of another.
rarefaction of another, then the interference is said to be constructive. Rather clear? What will be destructive then? Any idea? Rough idea? Guess. When crest of one wave coincides with trough of another, मतलब compression of one wave coincides with rarefaction of another, then the interference will be said to be destructive. तो टाइम बचा लेता हूँ मैं. I'll just copy it, change a few things. Destructive interference. When crest compression of one wave coincides with trough, मतलब rarefaction of another wave, then the interference is said to be, क्या बोलोगे? Interference is said to be destructive. Then the interference is said to be destructive. अब ये सब लिख के देना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सम मैथमेटिकल फार्मूला. वो नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, वो अगले चैप्टर में है. कहाँ से आया, क्यों आया, वो आज समझ. ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर्मूला कहाँ से आए. अब ये सब समझने के लिए सबसे पहले यू जस्ट सेड क्रेस्ट शुड ओवरलैप विद क्रेस्ट फॉर व्हाट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो पहले समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो टू रिप्रेजेंट वेव्स मैथमेटिकली या फिर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मैथमेटिकली, व्हाट यू कैन डू इज, आई वुड वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, क्रेस्ट टू अगला क्रेस्ट कितना डिस्टेंस होता है? लैम्डा. और क्रेस्ट टू नेक्स्ट क्रेस्ट कितना फेज डिफरेंस होता है? कितना 2 पाई. अब आई हैव टोल्ड यू कि वेव को इमेजिन कैसे करना. टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, बोलते हो ना, एंड बॉटम मोस्ट, लोअर मोस्ट इज कॉल्ड एज ट्रफ. इसका मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ आर डायमेट्रिकली अपोजिट. तो दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में एंगल कितना होता है? कितना? पाई रेडियंस, 180 डिग्री. मेरे पास अगर दो वेव्स हैं, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2, दो वेव्स हैं, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से तुम मुझे बोल रहे हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से दोनों वेव का क्या ओवरलैप होना चाहिए? क्रेस्ट. इसका मतलब फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए. पहले का क्रेस्ट और दूसरे का क्रेस्ट साथ साथ में है. अगर तुम इसको नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, तो हम लोग वेव्स ही ले लेंगे सीधा सीधा. दैट हेल्प्स यू टू इमेजिन. सो आई विल टेक 2 वेव्स. वन इज दिस वन. ठीक है, मैं थोड़ा सा इमेजिन कर लेना. द अदर वेव ऐसा है. पहले तो ये बताओ कि इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस है? नथिंग. दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है. देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव होगा. यस, राइट, करेक्ट. तो दोनों में फेज का डिफरेंस भी नहीं है. हम साथ साथ है, नो फेज डिफरेंस, नो पाथ डिफरेंस. पाथ भी दोनों ने सेम कवर किया है. अब मुझे बताओ इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस है? क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है, यस. ट्रफ हो रहा है, यस. लेकिन एक वेव ने दूसरे वेव के कंपेरिजन में ज्यादा पाथ कवर किया
जहाँ पे पार्ट डिफरेंस होता है वहाँ पे फेज डिफरेंस होता है। तो टेल मी फर्स्ट एंड सेकेंड वे में कितना पार्ट डिफरेंस है? लैम्डा पार्ट डिफरेंस, क्योंकि दूसरा वेव जो है ना, रिमेंबर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था वन वेवलेंथ, जो दूसरा वेव है वो वन वेवलेंथ से शिफ्टेड है, वन वेवलेंथ से, लेकिन क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है। वन वेवलेंथ का शिफ्ट मतलब एंगल का 2 पाई का शिफ्ट, 1 लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियंस। तो अगर मैं इसको पाथ डिफरेंस के टर्म में लिखने जाऊँ सेम चीज को, बाय द वे कंस्ट्रक्टिव होगा कि नहीं ये भी बता दो। यस होगा ना कंस्ट्रक्टिव। तो पाथ डिफरेंस को मैं डेल्टा से ही डिनोट करूंगा। तो पहली बात कंस्ट्रक्टिव तब होगा जब दोनों वेव्स में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस है ही नहीं। अगली बार कंस्ट्रक्टिव कब होगा? जब पाथ डिफरेंस कितना हो? लैम्डा पाथ डिफरेंस, पाथ डिस्टेंस लैम्डा। इसके नेक्स्ट टाइम कब होगा? 2 लैम्डा। और अगली बार कब होगा? 3 लैम्डा। मतलब अगर आप एक वेव को लैम्डा 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 से शिफ्ट करते जा रहे हो तो हर बार क्रेस्ट ट्रफ क्या हो रहा है? ओवरलैप। तो ये बन गया आपकी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एन लैम्डा वेयर एन इज अ होल नंबर, डेल्टा इक्वल टू एन लैम्डा। बराबर। सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे तुम, वो लिखते हैं ऐसा है 2n लैम्डा बाई 2 दैट इज n लैम्डा। क्यों लिखते हो तब का तब देखेंगे। बराबर। अब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को या पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में लिख लूँ या फेज डिफरेंस के टर्म्स में लिख लूँ। जीरो पार्ट डिफरेंस मतलब कितना फेज डिफरेंस? 0। फेज डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करेंगे। लैम्डा पार्ट डिफरेंस मतलब कितना फेज डिफरेंस? 2 पाई। 2 लैम्डा मतलब कितना? 4 पाई। 6 पाई मतलब इन शॉर्ट 2n पाई। n की वैल्यू 0 तो 0, n की वैल्यू 1 तो 2 पाई, 2 तो 4 पाई, 3 तो 6 पाई, सो ऑन सो फोर्थ। पक्का? ये हमने शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, शॉर्टकट में। अब अगर तुमको इमेजिन करना है, जैसे तुमने यहाँ पे वेव को शिफ्ट किया, वेव को शिफ्ट करना मतलब पाथ डिफरेंस इमेजिन करना, तुमको फेज डिफरेंस इमेजिन करना है, तो क्रेस्ट साथ में चलने चाहिए। इसका मतलब पहले वेव और दूसरे वेव का क्रेस्ट साथ में चल रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है सेकेंड वेव 2 पाई से आगे है, तब जाके वापस क्रेस्ट मैच होगा ना। क्रेस्ट और क्रेस्ट वापस कब ओवरलैप होगा? 2 पाई। या फिर 4 पाई से आगे है, या फिर 6 पाई से आगे, या फिर 8 पाई से आगे। तो वही तो लिखा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई। तो बन गया किसका कंडीशन? कंस्ट्रक्टिव। कैन यू गेस डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा? इमेजिन पहले ऐसा था, क्रेस्ट साथ में चल रहा है। डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या था? क्रेस्ट एंड ट्रफ शुड ओवरलैप, है ना? यस, नो, यस, यस। You know what is the distance from one crest to another crest? 1 million. So what is the distance between one crest and the next trough? लैम्डा बाई 2। इसका मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव अगर मुझे चाहिए तो मुझे एक वेव, किसी भी एक वेव को यहाँ लाना पड़ेगा। मतलब कितने डिस्टेंस शिफ्ट करना पड़ेगा? तो पहली बार, सिर्फ पहली बार, फर्स्ट टाइम तुमको शिफ्ट करना पड़ेगा लैम्डा बाई 2 से, फर्स्ट टाइम। इसके बाद हर बार तुमको शिफ्ट करना पड़ेगा लैम्डा से, क्योंकि तुमने एक बार लैम्डा बाई 2 से शिफ्ट किया तो क्रेस्ट और ट्रफ ओवरलैप हो गया। अगली बार कब ओवरलैप होगा? जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? तो सिर्फ पहली बार कितना शिफ्ट करना है? लैम्डा बाई 2, फिर उसके बाद लैम्डा, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। So next time you get 3 lambda by 2, then you have 5 lambda by 2, then you have 7 lambda by 2, etc. etc. अब इसको कैसे लिखोगे? 2n plus 1 lambda by 2, 2n plus 1 lambda by 2. Put n equal to 0, क्योंकि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। Put n equal to 0, 1 lambda by 2, n 0 आया तो 1 lambda by 2 आया ना, ये तो 0 हो गया, 1 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। पहला कंडीशन था क्या? एस। पुट n इक्वल टू 1, 3 लैम्डा बाई 2, n इक्वल टू 2, 5 लैम्डा बाई 2, n इक्वल टू 3, 7 लैम्डा बाई 2। राइट? तो ये किसकी कंडीशन है? इसकी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस। इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस क्या करोगे?
2n+1/2 और लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई, तो क्या आ गया 2n+1 पाई। मतलब पहली बार अगर आपको एक वेव के क्रेस्ट को दूसरे के ट्रफ से ओवरलैप करना है तो कितना एंगल घुमा के लाना है पाई। तो जब मैं n=0 डालता हूँ तो मुझे पाई मिलना चाहिए, मिलता है राइट, करेक्ट। उसके बाद 3 पाई, क्योंकि एक बार तुमने पाई से इसको घुमा लिया पाई, अगली बार कितना घुमाओगे 2 पाई। व्हाट इज पाई प्लस 2 पाई 3 पाई। अगली बार 5 पाई 7 पाई। तो इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस इट इज 2n+1 पाई। फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने बताया क्योंकि आगे लगना ही वाला था, इट इज बेटर दैट यू नो इट नाउ। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का जो कंडीशन था, क्रेस्ट शुड ओवरलैप विद क्रेस्ट, मतलब पार्ट डिफरेंस शुड बी n लैम्डा या फिर फेज डिफरेंस शुड बी 2n पाई। और जो डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन था दैट द क्रेस्ट शुड ओवरलैप विद ट्रफ ऑफ द अदर वेव, मतलब पार्ट डिफरेंस शुड बी 2n+1 λ/2 और फेज डिफरेंस शुड बी 2n+1 पाई। अभी याद रख लेना इसको। यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर। अब हमको इसी को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस भी लिखना है, तो वो कैसे लिखते हैं। सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद क्या था नेक्स्ट टॉपिक, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ resultant wave obtained due to superposition principle basically, ठीक है। ये हमने मैथमेटिकल कंडीशंस लिखे हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। अब हमको मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका, क्योंकि दो वेव्स मर्ज होकर क्या बन गए सिंगल वेव, तो उसका हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए। तो एक काम करेंगे, वी विल इमेजिन दैट वी हैव टू वेव्स। अभी देखो मैंने आपको बोला था ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर इट इज़ इजी, बट कंडीशन है हर एक वर्ड पे ध्यान होना चाहिए। जब तुम पहली बार अब फर्स्ट टाइम तुम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओगे सुपरपोजिशन का, दो वेव्स जो सुपर इम्पोज हो रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम जनरली स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। व्हाट इज डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, बट व्हाट इज सेम फ्रीक्वेंसीज। अगर भूल गए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। चार टॉपिक जाएंगे आपके इफ यू डू नॉट रिमेंबर दिस। तो लेट अस कंसिडर टू वेव्स विथ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। पहला वेव लेता हूं मैं y1 = a1 sin ओमेगा t। फ्रीक्वेंसी सेम था इसलिए ओमेगा सेम था, a1 sin ओमेगा t। दूसरा वेव लेता हूं मैं y2 = a2 sin ओमेगा t -phi, where phi is the phase difference between the two waves। जैसे अभी तुमने बताया फेज डिफरेंस अगर 0 हुआ, यहाँ पर डेल्टा लिखा हुआ यहाँ पे फाई लिखा हुआ तो फर्क नहीं पड़ता है। तुमको चाहिए तो तुम इसको भी फाई बना लो। तो 0 फेज डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव, और अगर पाई 3 पाई 5 पाई होगा तो डिस्ट्रक्टिव। पर हमेशा क्या 0 और पाई ऐसा ही आएगा क्या, 0 पाई ऐसा तो हमेशा नहीं आ सकता ना, हो सकता है π/4 का फेज डिफरेंस। तो हम जनरल इक्वेशन बनाने वाले हैं, और बनाने नहीं वाले, हमने बना लिया है ये ऑसिलेशन कंपोजिशन ऑफ 2 SH है। वहां पे भी यही किया था, सिर्फ वहां पे दो पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे थे, तुम उसको सिंगल पार्टिकल क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे तुम दो वेव्स को कंबाइन कर रहे हो, वहां पे तुमने दो SHM को कंबाइन किया था। पूरा मैथ सेम है, सिर्फ वहां पे दो पार्टिकल्स थे, यहाँ पे दो वेव्स है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट विल बी, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, according to superposition principle the resultant displacement y at any point will be y1 plus y2। y1 is a1 sin omega t
y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी -5, माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो, आई डोंट रियली रिमेम्बर मैंने फेजेस में प्लस लिया है कि माइनस प्लस लिया है, तो ठीक है मैं प्लस ले लूँ। दोनों से आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, विल कीप इट कंसिस्टेंट विथ आवर नोट्स ओनली। देन यू हैव a1 sin ओमेगा t प्लस a2, व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस b? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ओके। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, राइट। फिर ये जो a2 है इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यू हैव a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, करेक्ट। देन इन दो टर्म से, पहले दो टर्म से क्या कॉमन निकलेगा, साइन ओमेगा टी, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, a1 प्लस a2 कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। यह डेरिवेशन और कॉम्पोजिशन ऑफ टू SHM का डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब तुम दो SHM को कंबाइन करते हो तो तुम बोलते हो कि पहला SHM का फेज जो है वो phi1 है, दूसरे का phi2 है। उसमें मैथमेटिकली स्टेप्स बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे वो कर सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना था, phi1 माइनस phi2 या फिर phi2 माइनस phi1, राइट। यहाँ पे भी वही आएगा phi2 माइनस phi1, लेकिन phi1 की वैल्यू क्या है 0, तो फेज डिफरेंस क्या बच गया phi2, और phi2 क्या बोला है 5, करेक्ट। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, बट व्हाई डू आई डू दिस, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन टू टॉपिक्स। वो दो SHM थे, ये दो वेव्स हैं, तो जानबूझ के मैं नोटेशन चेंज कर देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। फिर याद है क्या तुमको मैंने बताया था, मैथमेटिकली जहाँ अटक जाओ क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी क्या करोगे, लेट a1 प्लस a2 cos फाइव इक्वल्स टू r cos डेल्टा, वेयर r इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। दो वेव्स मर्ज होने के बाद जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड, और डेल्टा इज द रिजल्टेंट फेज, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक टर्म में मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, दूसरे में मैं नहीं कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा डेल्टा के टर्म्स में आ जाएगा और ओमेगा टी, दूसरा आ जाएगा फाई और ओमेगा टी, तो सिंपलीफाई तो होगा नहीं। इसके लिए हमको सेकंड में भी a2 साइन फाई को r साइन डेल्टा बोलना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 and 3 in 1, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 and 3 in इक्वेशन नंबर 1। करो सब्स्टिट्यूट, तो यू विल गेट y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, इसके साथ a1 प्लस a2 cos फाइव का मतलब कौन था, r cos डेल्टा, क्या लिखेंगे r cos डेल्टा प्लस a2 साइन फाइव, a2 साइन फाइव क्या बोला है r साइन डेल्टा। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, r कॉमन निकल गया ना, तो क्या बचा साइन ओमेगा टी cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी साइन डेल्टा, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, तो y इक्वल्स टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसका मतलब व्हाट यू हैव शोन इज दैट कि दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का सुपरपोजिशन होने के बाद, इंटरफेरेंस होने के बाद वापस से नया वेव बना, विच इज आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, राइट। अभी दो वेव्स कंबाइन होने के बाद वेव बना, जैसे दो SHM कंबाइन होने के बाद SHM बना था, फिर तुमने क्या बोला था कि SHM रिजल्टेंट SHM का क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड। कैसे फाइंड करोगे, याद, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन नंबर 2 and 3। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग
इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3 को स्क्वायर और ऐड कर लो, तो स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर, a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में से आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा आपको, व्हाट इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर दैट इज मतलब b स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? गुड। थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा? a2 स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा क्या हो गया? 1। तो देयरफॉर r स्क्वायर इनटू 1 इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, वो भी बन जाएगा 1। So you will have therefore r square equals to a1 square plus 2a1 a2 cos phi plus a2 square. Therefore the resultant amplitude will be under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. ये आ गया resultant amplitude of the two waves, मतलब after superposition, after interference. क्लियर यहाँ तक? पक्का? इसको कुछ इक्वेशन नंबर 4, 5 जो भी बोलना है बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, राइट? अब लेट अस डिस्कस स्पेशल केसेस। अभी स्पेशल केसेस कुछ और नहीं है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केसेस है, बाकी कुछ नहीं है। तो जब तुम बोलते हो स्पेशल केसेस, यहाँ पे दो ही स्पेशल केसेस है, इफ द टू वेव्स। इसके लिए मैंने तुमको ये पहले फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस बताया in terms of mathematical conditions। तो केस नंबर 1 क्या लिखा है केस नंबर 1 में? फाई की कुछ वैल्यू दी होगी, 0, फाई 0 मतलब फेज डिफरेंस 0 मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता है, श्योर कंस्ट्रक्टिव। सो इसका मतलब जो स्पेशल केस है उसमें पहला केस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब फेज एंगल 0 भी चलेगा, 2 पाई भी चलेगा, 4 पाई भी चलेगा, तो 0 बोल दो या फिर 2n पाई बोल दो, सबके लिए सेम बनने वाला है। Then you have r equal to अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 खत्म। क्यों? cos 0 कितना होता है? 1। cos 2 पाई कितना होता है? 1। cos 4 पाई कितना होता है? 1। cos 6 पाई कितना होता है? 1। तो cos n 2n पाई भी 1 ही होता है, तो 1 आएगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, मतलब r इक्वल्स टू a1 प्लस a2, राइट? इसका मतलब एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, तो इसको r मैक्स भी बोल सकते हो, बोलना चाहो तो। दिस इज द रिजल्टेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, डायरेक्ट प्लस हो गया। और दो वेक्टर्स का डायरेक्ट एडिशन तब होता है जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो एंगल 0 होना मतलब दोनों वेव्स का डिस्प्लेसमेंट सेम था, मतलब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में 2 बार डिस्प्लेस हुआ, फर्स्ट ड्यू टू द फर्स्ट वेव एंड देन ड्यू टू द सेकेंड वेव। तो सिर्फ एक्सप्रेशन डिराइव करना इज नॉट द पर्पस, साइमल्टेनियसली तुमको इमेजिन भी करना है कि प्रोसेस हो क्या रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड भी सेम हो गया तो यू विल हैव r इक्वल्स टू 2, राइट? सो द न्यू वेव फॉर्म्ड विल हैव डबल एम्पलीट्यूड। अगर दो वेव का एम्पलीट्यूड 2 और 2 सेंटीमीटर था तो नए वेव का 4 सेंटीमीटर है। देन यू हैव केस नंबर 2 विच इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
फेज एंगल कितना दिया है? पाई, क्योंकि क्रेस्ट और ट्रफ ओवरलैप होना मतलब एंगल कितना बनना? पाई। सिर्फ पाई नहीं, 3 पाई, 5 पाई, मतलब 2n + 1 पाई। तो दूसरे केस में फेज एंगल आपको या तो पाई बोला होगा, वैसे तो पाई मैंने नहीं बोला है, लिखा है तो पाई लिखा है। मैंने सिर्फ आई ट्राइड नॉट टू गो मच इनटू डिटेल्स, आई ट्राइड टू फॉलो द टेक्स्ट बुक, इसलिए ऐसा है, अदरवाइज एक्चुअली ऐसा है। So you have resultant amplitude as, अच्छा, what is cos of pi by the way? -1. Cos of pi या फिर cos of 2n pi ये -1 होता है। तो you have a1 square plus a2 square 2a1 a2 cos of pi -1 तो माइनस लगा दिया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a1 माइनस a2, और क्योंकि माइनस हो रहा है मतलब क्या है? मिनिमम है, राइट? बट then if you have both the amplitudes same, then resultant amplitude is 0। मतलब पहले वेव के डिस्प्लेसमेंट को दूसरे वेव के डिस्प्लेसमेंट ने कैंसिल कर दिया, एंड द एंड रिजल्ट इज देयर इज नो वेव, कैंसलेशन, कंप्लीट कैंसलेशन। इसी को तुम इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी भी लिख सकते हो। अब इंटेंसिटी के टर्म्स में क्यों लिखना है? क्योंकि मैंने बोला ये जनरल थ्योरी है, जनरल थ्योरी है। इंटरफेरेंस, ये मैं देखो, ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट। व्हेन आई वाज राइटिंग डाउन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, मैंने जानबूझ के क्रेस्ट कंप्रेशन, ट्रफ रेयरफैक्शन लिखा है। इसका मतलब ये दोनों टाइप के वेव्स के लिए एप्लीकेबल है, फॉर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वहां पे तुम देखते नहीं हो, तुम सुनते हो, यू हियर लाउडनेस। तो लाउड साउंड मतलब a sound with more resultant amplitude, and less मतलब with less amplitude। इसका मतलब साउंड के केस में you may have to write down answers in terms of amplitude। लेकिन जब लाइट की बात होगी, लाइट तुम देखते हो, सुनते नहीं हो। जब तुम देखते हो तो तुम ब्राइटनेस की बात करते हो, विच इज इंटेंसिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग साउंड का इंटरफेरेंस सीखेंगे और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट का इंटरफेरेंस सीखेंगे। तो दैट इज अ बेसिक कनेक्शन। इस चैप्टर में जनरल थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन, एक दो स्पेशल केसेस, फिर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड जिसको तुम बीट्स बोलते हो, एंड देन इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल हैव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। गुड। तो अब ये सारा का सारा एनालिटिकल ट्रीटमेंट, इसको एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स मतलब, इसको तुम इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी भी लिख सकते हो। सिर्फ ये पता होना चाहिए जो तुमने रे ऑप्टिक्स में सीखा भी था, इफ यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर इंटेंसिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड? याद है क्या? हाँ कि ना? नहीं याद है तो अभी याद कर लेना। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब जो मेरे पास दो वेव थे ना मेरे पास, इंटरफेरेंस के एक वेव से होगा क्या? कितने वेव चाहिए? तो जो पहला वेव था उसका एम्पलीट्यूड कितना था? a1। इसका मतलब a1 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो वो i1 मिल जाता है। i1 इज प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर and i2 is proportional to a2 square. So what will be the intensity of the resultant wave? If intensity is proportional to a square, मतलब पहले वेव का इंटेंसिटी i1 is proportional to a1 square, दूसरे का इंटेंसिटी i2 is proportional to a2 square. So what is the intensity of the resultant wave? Proportional to मतलब r square, resultant amplitude का square. What was the resultant amplitude, by the way? Under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi। अब वापस से नोट्स में मतलब टेक्स्ट बुक में थोड़े से स्टेप्स कम दिए हैं फॉर यू टू फील बेटर। हाँ ऐसा है, ज़्यादा मैथ्स नहीं करना है। और वो कहाँ से आया वो बता दूंगा यहाँ पे मैं।
सो दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि इक्वेशन कहाँ से आए तो इसको रेफर कर लेना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल। तो आई आर इज प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। सही है? यस सही है, सही है। हाँ बोल दो, हाँ सही है, हाँ सही है ना ये। अरे सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल किया मैंने, और ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट तुम अगले चैप्टर में वापस करने वाले हो, इसलिए अभी सीख लो, काम में आएगा आगे। If you are saying कि I1 is proportional to A1 square, मतलब you are also saying कि root of I1 is proportional to A1. If you are saying कि I2 is proportional to A2 square, that means you are also saying that root of I2 is proportional to A2. ये इधर substitute कर दो। IR equal to A1 स्क्वायर पे क्या लिखेंगे, I1, A2 स्क्वायर पे क्या लिखेंगे, I2, और 2 रूट ऑफ I1 और रूट ऑफ I2। रूट टू कितना होता है, 2 होता है ना, कैसे, रूट टू इंटू रूट टू इज रूट ऑफ 2 इंटू 2, दैट इज रूट ऑफ 4, कितना होता है 2। तो रूट I1 रूट I2 भी क्या बन जाएगा, रूट I1 इंटू रूट I2। वेरी गुड, कॉस ऑफ, बराबर। अब बोलोगे प्रोपोर्शनलिटी था, इक्वल टू कहाँ से आ गया, तो जब तुम एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटीज में आते हो ना, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू 1 हो जाती है। उसमें मत पढ़ो, अब इससे समझ लो कि 1 हो जाती है, हो गई 1, हो गई ना। यहाँ तक क्लियर? तो दिस कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, बट ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आई विल कीप इट अप टू दिस पॉइंट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। अब मुझे बताओ, अगर कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव व्हाट इज फेज एंगल, 0, 2 and 5, ठीक है। What is cos of 0, 1. So therefore what is resultant intensity, I1 plus I2 plus 2 root I1 I2। cos phi क्या हो गया, cos phi क्या हो गया, क्या हो गया, 1, बराबर, सही है। What is I1 plus I2 whole square, whole square, I1 square plus 2I1 I2 plus I2 square. What is root of I1 plus root of I2 का square, I1 plus I2 plus 2 root I1 I2। तो resultant intensity is under root of I1 plus root of I2 का square। और कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो ये किसका इक्वेशन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का, Imax। बट वेट, रूट I1 मतलब कौन कौन कौन, A1, इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट I1 पे क्या लिखोगे, A1 प्लस A2 का स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट लिख के दिया है A1 प्लस A2 स्क्वायर, है ना, राइट। तो यू कैन फॉलो द नोट्स, सिर्फ आया कहाँ से वो बताने के लिए। फिर बोलोगे इधर तो इक्वल टू था, उधर प्रोपोर्शनलिटी है। एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी में आते हो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना होता है, 1। इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड में गए तो 1 नहीं होता, इसलिए क्या लिखा मैंने, प्रोपोर्शनल। क्या लिखा, प्रोपोर्शनल, सही है, राइट। तो बाकी स्टेप्स तुम नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड यू टू नो दिस। सिमिलरली अभी मैं वो सब तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव you will get minimum intensity and that will be proportional to A1 minus A2 का square, right? पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं रेशो के, आपको बोलते हैं द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज रेशो। अब प्रॉब्लम ये है, कंफ्यूजन बहुत होता है, मैक्सिमम टू मिनिमम I1 by I2, अरे I1 by I2 नहीं, मैक्सिमम मिनिमम दोनों वेव्स मर्ज होने के बाद बात होती है। तो I1 by I2 नहीं बोल रहे वो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब Imax by Imin बता रहे हैं। अभी इसके दो फॉर्मूला है, Imax इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, और मिनिमम क्या आएगा फिर, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। वो डिराइव नहीं किया यहाँ पे, लेकिन वैसा ही आता है। या फिर इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड क्या आता है,
A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 दोनों का स्क्वायर। सही है, कॉमन स्क्वायर डाल सकता हूँ, मैं करूँगा कॉमन स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब कई बार आपको बोलते हैं क्वेश्चन में, ऐसा बोलते हैं, सीटी में आया है, रीड में भी आया है, द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ द टू सोर्सेस इज 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेस? मैक्सिमम मिनिमम है क्या ये? नहीं, टू सोर्सेस, पहले में से पहला व्यवहार आता, दूसरे में से दूसरा व्यवहार आता। तुमको क्या दिया है, किसका रेशियो दिया है? I1 बाई I2, I1 बाई I2। तुमको I1 बाई I2 को रेशियो बताया है, I1 I2 की वैल्यू नहीं बताई, तो क्या करोगे फिर कुछ नहीं करना, एक काम करना, ये इसमें से रूट ऑफ I2 का स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना। निकाल लिया, पहले टर्म में क्या बचा? क्या बचा? अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 प्लस 1, क्योंकि तो तुमने निकाल लिया। और जब तुम कॉमन निकाल रहे हो, तुम स्क्वायर में से कॉमन निकाल रहे हो, तो इससे स्क्वायर होना चाहिए और इसका स्क्वायर अपॉन, यहाँ से भी कॉमन निकाल लेते हैं, डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ गया? रूट I1 बाई रूट I2 माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका कैंसल आउट। तो फाइनली क्या मिल गया तुमको? अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऐसा यूज कर सकते हो। कई बार आपको डायरेक्टली बोल देता है एम्पलीट्यूड रेशियो इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम द टू सोर्सेस इज, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब क्या दिया हुआ है? A1 बाई A2। उस A1 बाई A2 को स्मॉल r से नोट करते हैं, स्मॉल r। तो यहाँ पे भी एक काम करना, A2 स्क्वायर कॉमन निकाल लेना डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से। यहाँ पे बच गया A1 बाई A2 प्लस 1, A1 बाई A2 माइनस 1, दोनों का क्या? कॉमन स्क्वायर। ये हो गया कैंसल, इसको बोलते हैं r, तो r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया I max बाई I। ओके, यहाँ तक क्लियर? पक्का? थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है क्योंकि अगले चैप्टर में करना है, लेकिन क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछते हैं ना न्यूमेरिकल्स, फिर तब पता नहीं होता ये सब, तो यू हैव टू नो दिस। तो सो फार व्हाट वी हैव सीन इज, सबसे पहले वी हैव सीन व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? व्हेन टू और मोर वेव्स reach at a point of the medium simultaneously, then each wave behaves as if the other wave is absent and sets the particle into two SHMs, right? इसका मतलब the particle is set into two SHM, इसका मतलब the displacement of the particle is the vector sum of displacement due to two waves. The net effect or the effect produced due to superposition of waves is called as interference. क्या बोलते हैं उसको? Interference. Interference is of two type, constructive and destructive. Constructive में crest, trough coincide होता है, या फिर compression and rarefaction. In destructive, crest coincide with trough, मतलब compression with rarefaction. Delta part difference for constructive is n lambda. पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ होता है, और फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाई होता है। फेज डिफरेंस इज 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और फेज डिफरेंस इज 2n प्लस 1 पाई। करेक्ट? यहाँ तक इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा A1 प्लस A2 स्क्वायर, और मिनिमम होगा A1 माइनस A2 स्क्वायर, राइट? रेशो लोगे तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड रेशो लिखोगे तो R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेज लिखोगे तो I max इज प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, और मिनिमम विल बी रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? गुड। इसके आगे का वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन।